हेलो स्टूडेंट्स, आज की एसएसटी की ये वीडियो हम क्लास 9 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 निर्धनता एक चुनौती से करेंगे। हमारा टॉपिक है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, यानी कि निर्धनता एक चुनौती। हमारे देश में निर्धनता एक बहुत बड़ी चुनौती है। देश की लगभग 21% आबादी निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। निर्धनता से अनेक समस्याएं जुड़ी होती हैं, जैसे कि बेरोजगारी, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, बाल श्रम, असहायता, सामाजिक अवर्जन और सुरक्षा इत्यादि। अब है हमारा इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। इसमें भारत की क्या सीमा रेखा है। अब देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के अनुसार प्रति व्यक्ति $1.9 प्रतिदिन से कम पर जीवन निर्वाह करने के वाले व्यक्ति जो हैं वह निर्धन माने जाते हैं। जबकि भारत में क्या है, 21% आबादी निर्धनता रेखा से नीचे है। इसके अनुसार भारत जो है अपने पड़ोसी देशों से भी काफ़ी पीछे है। पाकिस्तान में 4%, बांग्लादेश में 15%, श्रीलंका और चीन में 1% से भी कम लोग निर्धन लोग हैं। जबकि भारत में कितने हैं, 21% आबादी से भी ज़्यादा लोग निर्धनता रेखा से नीचे हैं। नेक्स्ट है हमारा असुरक्षित समूह, यानी कि इनसिक्योर ग्रुप्स। अब इसमें कौन कौन आते हैं। निर्धनता रेखा भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार, यानी कि एससी और एसटी कैटेगरी के जो फैमिली हैं, लोग हैं, वे इसके साथ साथ ग्रामीण भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर। अब यहाँ एक वर्ड है अनियत मजदूर। वो कौन हुए, जिनके पास की डेली वर्जन पे काम नहीं हो, डेली उनको काम नहीं मिल पाता है। कभी कभार उनको काम मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो वो बेरोजगार बैठे होते हैं। परिवार निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं। ऐसे परिवार क्या हैं, निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं, क्योंकि इनको डेली वर्जन पे काम नहीं मिलता है। निर्धन परिवारों में भी कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं, जैसे महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता है। इन्हें निर्धनों में भी निर्धन कहा जाता है। आप देखते होंगे कि बहुत ऐसे परिवार हैं जहाँ की महिलाओं और लड़कियों को और वृद्ध लोगों को बिल्कुल ही बेकार समझा जाता है, और उन्हें जो हमारी ज़रूरत की, दैनिक ज़रूरत की जो वस्तुएं हैं उनसे भी वंचित कर दिया जाता है। तो ऐसे फैमिली निर्धन से भी निर्धन माने जाते हैं। अब है हमारे पास पॉइंट कि आखिर इसका कारण क्या है, कॉज ऑफ पॉवर्टी क्या है। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा आर्थिक शोषण भारत में निर्धनता का ऐतिहासिक कारक है। यानी कि जो हमारा ऐतिहासिक रूप से जो हमारे पास डेटा है, उसमें हमारा शोषण जो पहले ज़मींदारों के थ्रू, उसके बाद जो यहाँ के शासक हुए उनके थ्रू, फिर उसके बाद अंग्रेज आए उनके द्वारा जो हमारा शोषण किया गया, वह हमारा मेन कारण बना आर्थिक रूप से गरीब होने का, जिसमें पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया गया और उद्योग के विकास को भी हतोत्साहित किया गया। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। कितने तक जारी रही, 1980 के दशक तक। और आय की वृद्धि दर गिरती गई। पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या में उच्च दर में भी वृद्धि हुई। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत ही कम कर दिया और रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण में असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। यानी कि हमारे देश में जिस तरीके से जनसंख्या दर बढ़ रही है, वह एक प्रमुख कारण है विकास की गति को धीमा करने के लिए। क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन हमारे पास संसाधन सीमित है, और संसाधन सीमित होने के कारण विकास दर का विकास तेज़ी से नहीं हो पा रहा है। भूमि और अन्य संसाधनों में असमान वितरण के कारण आय की असमानता बढ़ रही है। भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। यानी कि कुछ हो या नहीं हो, लेकिन अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो जाए तो उसमें वो पैसा पानी की तरह बहा देते हैं कि भगवान उनके लिए सब कुछ कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। धार्मिक अनुष्ठान में जो
पैसे बढ़ाए जाते हैं उसके ऊपर हमें नियंत्रण करना चाहिए। हमारे देश में प्रकृति को के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया जाता है, यानी कि हम कुछ करने के लिए ज़रूरत नहीं महसूस करते हैं। जनरली हम मान लेते हैं कि प्रकृति से जो हमें मिल जाएगा, जो ऊपर गॉड ने हमें दे दिया, जो हमारे नसीब में होगा वही हमारा सब कुछ है। यह हम अपने नसीब और किस्मत को मान करके आगे बढ़ने की प्रवृत्ति छोड़ देते हैं। हमारे देश में अधिकांश आबादी कृषि या उससे जुड़े कार्यों में लगी है, किंतु कृषि के में जोतों का आकार बहुत ही छोटा है तथा पुराने तरीकों से जीवन यापन के लिए कृषि की जाती है। कृषि कार्य के लिए पूंजी का अभाव रहता है। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की ज़रूरत होती है। निर्धन व्यक्ति कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं, वे इन कार्यों के लिए कर्ज लेते हैं। निर्धनता के चलते भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे पुनः ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का एक प्रमुख कारण है और परिणाम भी है। ये इस तरीके से हमने देखा कि जनसंख्या वृद्धि जो है वह निर्धनता का मुख्य कारण है। इसके साथ साथ अशिक्षा और लोगों की धार्मिक प्रवृत्ति जो है यह भी एक मुख्य कारण है हमारे देश में निर्धनता का। अब हम सभी आज के प्रश्न उत्तर पे आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में निर्धनता का अनुपात अधिक है, इसके क्या क्या कारण हैं? तो अभी हमने पढ़ा है कि अभी हमने जाना है कि निर्धनता के क्या क्या कारण हैं। ऊपर का पॉइंट देखिए कि भारत में जनसंख्या जो है वह 21% आबादी क्या है, निर्धनता रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करती है। इसका मुख्य कारण है जनसंख्या का अधिक होना, अधिकतर लोगों का कृषि पर निर्भर होना, रोजगार के अवसरों की कमी, जन्म दर का प्रतिशत जो है वह मृत्यु दर से अधिक होना, इसके साथ साथ निरक्षरता का अधिक होना, यह मुख्य कारण है भारत में निर्धनता का। हमारा दूसरा प्रश्न है, असुरक्षित समूह किन्हें माना जाता है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST के परिवार, ग्रामीण भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार जो हैं वो निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित समूह माने जाते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, निर्धनों में भी निर्धन कौन हो सकता है और क्यों? तो अभी हमने पढ़ा है कि निर्धन परिवारों में भी कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं, जैसे कि महिलाएं हो गई, वृद्ध और बच्चियां हो गई। ये परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में इन्हें कम संसाधन दिया जाता है और इन्हें मुख्य संसाधनों से वंचित रहना पड़ता है, इसलिए इन्हें हम निर्धनों से भी निर्धन की संख्या में रखते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, भारत में औपनिवेशिक शासन किस प्रकार निर्धनता का कारण बना? तो अभी हमने जाना है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा आर्थिक शोषण हुआ था और इसके कारण भारत में निर्धनता का ऐतिहासिक जो चरण है वह काफ़ी डगमगा गया, जिससे कि पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया गया और उद्योगों के विकास को भी हतोत्साहित किया गया। काफ़ी उद्योग धंधे नष्ट कर दिए गए। यहाँ से कच्चे सामान की खरीदारी करके ब्रिटिश जो थे वह ब्रिटेन भेज देते थे और वहाँ से बने हुए सामान यहाँ लेके आते थे, जिस कारण से कि यहाँ पर जो उद्योग धंधे थे वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए और इस प्रकार से औपनिवेशिक शासन निर्धनता का कारण बना और इसके कारण हमारे देश में लोग अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निर्धनता के विभिन्न कारण कौन कौन से हैं? तो निर्धनता का मुख्य कारण है विकास की धीमी दर एक लंबी अवधि तक जारी रही। दूसरा,
पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई, रोजगार के अवसरों में कमी हुई। जिस तरीके से जनसंख्या की दर बढ़ी उस तरीके से रोजगार के अवसर नहीं मिले। जनसंख्या नियंत्रण योजनाएं असफल रहीं और देश के अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर हैं तथा कृषि में पारंपरिक तरीकों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अभी भी अत्याधुनिक तरीकों का प्रयोग ज़्यादातर हिस्सों में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऋण जाल किस प्रकार निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है, विचार करके लिखिए। तो यहाँ देखिए कि हमने अपनी ऊपर में जाना है कि ऋण जाल यानी कि कर्ज लेने की जो समस्या है वह किस तरीके से निर्धनता का कारण बना। तो भारत के अधिकांश लोग चूँकि कृषि से जुड़े हुए हैं, आज भी ऐसे लोग कृषि के पारंपरिक तरीकों का ही प्रयोग करते हैं, जिससे उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कृषि कार्य के लिए पूंजी का अभाव रहता है। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की ज़रूरत होती है तथा इन कार्यों के लिए वे कर्ज लेते हैं। निर्धनता के चलते भुगतान करने में असमर्थता के कारण वह पुनः ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है, यानी कि जिस साहूकार से वो कर्ज लेते हैं समय पे चुका नहीं पाते हैं, अगर उनकी फसल अच्छी नहीं हो पाई और अगर चुका भी दें तो फिर से जब तक चुकाने का समय होता है तब तक फिर से उन्हें ऋण लेना पड़ जाता है। तो ये ऋण का जो सिस्टम है उनका बना रह जाता है और वह कभी ऋण से मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो ने देखा कि किस तरीके से ऋणग्रस्तता जो है निर्धनता का मुख्य कारण है। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप सभी इस टॉपिक को अच्छे से सुने और समझ करके इसे कंप्लीट करें। ओके।